Welcome to CBS Easy. नमस्ते। तो चलिए आज समझते हैं सीबीएसई क्लास 10 की एक बहुत ही अहम कहानी, हरिहर काका। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें रिश्तों, लालच और अकेलेपन की उस हकीकत से रूबरू कराती है जो शायद हमारे आसपास भी मौजूद है। तो देखिए, आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम हरिहर काका के किरदार को जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे उनकी जमीन ही उनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन जाती है। उसके बाद उनके अनोखे विरोध और कहानी के गहरे मतलब को समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें भी देखेंगे। तो चलिए, कहानी के केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं हरिहर काका से। आखिर कौन थे ये और इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो ये कहानी इतनी यादगार बन गई। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे किसान से, जिनका नाम था हरिहर काका, और उनकी पहचान जुड़ी थी उनकी जमीन से, पूरे 15 बीघे जमीन। अब यही जमीन, जो उनकी ताकत होनी चाहिए थी, आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और मुसीबत बन जाती है। Okay, so let's quickly recap this in English. We're studying the story of Harihar Kaka. Who is he? A simple farmer. What's central to his story? The fact that he owned 15 bighas of land. This single detail drives the entire plot. 15, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हरिहर काका की पूरी कहानी इसी 15 बीघा जमीन के इर्द गिर्द घूमती है। इसी के लिए रिश्ते दांव पर लगते हैं और इंसानियत की परीक्षा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था इस जमीन के पीछे। कहानी में दो ऐसी ताकतें सामने आती हैं जिनकी नजरें हरिहर काका की जमीन पर थीं। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने ही थे। असल में हरिहर काका दो पार्टों के बीच पिस रहे थे। एक तरफ थे उनके अपने भाई, जिनका प्यार और देखभाल अब इस शर्त पर था कि जमीन उन्हें मिले, और दूसरी तरफ था ठाकुरबाड़ी का महंत, जो धर्म और भगवान का डर दिखाकर वही जमीन मंदिर के नाम करवाना चाहता था। मतलब घर और मंदिर दोनों की नियत में खोट था। So you see, there are two greedy forces at play here. On one side, you have his own brothers who start neglecting him, thinking this will pressure him into giving them the property. And on the other side, there's the Mahant, the temple priest, who uses religion to emotionally manipulate him into donating the land. Both family and faith become tools of greed. अब जरा सोचिए, जब परिवार भी पराया हो जाए और भगवान के नाम पर भी धोखा मिले, तो इंसान क्या करे। हरिहर काका ने जो किया वो बहुत असाधारण था। उनका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से आया। जब हरिहर काका को एहसास हुआ कि उनकी बात का कोई मोल नहीं, तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। वो चुप हो गए। पर उनकी ये चुप्पी, उनका ये मौन हार नहीं थी। ये उस लालची समाज के खिलाफ उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विरोध था। And this is such a powerful idea. His silence is not weakness, it's a form of protest. After being completely broken by the selfishness of everyone around him, he simply stops speaking. This silence becomes his statement, his weapon against a greedy world that refuses to listen. देखिए, ये कहानी सिर्फ हरिहर काका की नहीं है। ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। तो चलिए अब जरा इसके गहरे संदेशों पर नजर डालते हैं, जो हमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो परीक्षा के नजरिए से इस कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, लालच और उपेक्षा रिश्तों को कैसे खोखला कर देते हैं। दूसरा, रिश्तों में नैतिक मूल्यों का पतन। तीसरा, सहानुभूति का महत्व, जो हरिहर काका को किसी से नहीं मिली। चौथा, धर्म के नाम पर अंधविश्वास के खतरे। और पांचवा, मौन के जरिए विरोध करने का अनोखा तरीका। ये पॉइंट्स आपके उत्तर को बहुत मजबूत बना सकते हैं। So to summarize the key themes for an exam answer. First, greed and neglect. Second, the ethical decay you see in relationships. Third, the absolute importance of empathy. Fourth, the dangers of blind faith. And finally, the unique concept of silence as a powerful form of protest. ठीक है, अब तक हमने कहानी को अच्छे से समझ लिया है, पर इस जानकारी को परीक्षा में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए एक सैंपल प्रश्न को हल करके देखते हैं। मान लीजिए परीक्षा में ये सीधा सा सवाल आता है जो कहानी के सबसे जरूरी तथ्य पर आधारित है। हरिहर काका के हिस्से में कितनी जमीन थी? और इसका सही जवाब, जैसा कि हम जानते हैं, वो है बी, 15 बीघा। पर यह जवाब अधूरा है अगर हम ये न बताएं कि ये 15 बीघा का आंकड़ा आया कहां से। तो देखिए, परिवार के पास कुल 60 बीघा जमीन थी। 4 भाई थे, तो जब बंटवारा हुआ हर एक के हिस्से में 15 बीघा जमीन आई, और यही 15 बीघा जमीन सारे विवाद की असली जड़ थी। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई द मैथ इन इंग्लिश, द जॉइंट फैमिली ओन्ड अ टोटल ऑफ 60 बीघास।
This was divided equally among the 4 brothers, making Harihar Kaka's legal share 15 bighas. It was this specific share of land that became the root of the entire conflict. और ये रहा एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप। अपने उत्तर में 15 बीघा जमीन का जिक्र करना कभी ना भूलें। हमेशा इस बात पर जोर दें कि यही संघर्ष का मूल कारण था। ये छोटा सा डिटेल आपके जवाब में बहुत वजन डालता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परिवार और धर्म दोनों ही स्वार्थ का मुखौटा पहन लें, तो फिर इंसानियत के लिए क्या जगह बचती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब इंसान को अपने ही घर में और भगवान के घर में दोनों ही जगह सिर्फ धोखा मिले? आज हम 10वीं कक्षा के इसी बेहद भावुक पाठ हरिहर काका के कुछ ऐसे जरूरी सवालों को समझने वाले हैं जो ना सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करेंगे, बल्कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में भी हमारी मदद करेंगे। ये कहानी ना इसी एक गहरे सवाल से शुरू होती है, और सच कहूं तो यही सवाल हरिहर काका की पूरी जिंदगी का, पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा सवाल जो हमें रिश्तों, धर्म और हमारे अपने स्वार्थ के आईने में झांकने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे हरिहर काका के एक छोटे से परिचय से, फिर देखेंगे 2 और 3 नंबर वाले सबसे अहम सवाल, और हाँ, आखिर में मैं आपको परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही काम की टिप्स भी दूंगा। हरिहर काका की दुनिया को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उनके उस एक रिश्ते को जानना होगा जो इस कहानी में अकेला, सच्चा और बिना किसी स्वार्थ के था। तो हमारा पहला सवाल यही है कि भाई कथावाचक और हरिहर काका के बीच आखिर रिश्ता क्या था? देखिए, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना, वो बहुत ही गहरा और खास था। बात बचपन की है, जब काका लेखक को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे, और फिर जैसे जैसे लेखक बड़े हुए, ये प्यार दोस्ती में बदल गया। मतलब एक ऐसी पक्की दोस्ती जहां काका अपने दिल की हर एक बात, हर एक राज उनसे साझा कर लेते थे। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। गहरा लगाव, दोस्ती, विश्वास, ये शब्द एक बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ रिश्ते की तस्वीर खींचते हैं, है ना? और सच तो ये है कि यही रिश्ता इस कहानी का वो पैमाना है जिससे हम बाकी सभी मतलबी रिश्तों को तौलेंगे। असल में पूरी कहानी में यही वो एक रिश्ता था जो जमीन जायदाद के लालच से कोसों दूर बिल्कुल सच्चा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर वाले सवालों पर आते हैं। देखते हैं कि इनमें पूरे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। ये सवाल सीधा कहानी के दिल पर चोट करता है। हरिहर काका को महंत और अपने सगे भाई एक जैसे क्यों लगने लगे? आप सोचिए, एक तरफ महंत था जो धर्म का चोला ओढ़कर, पुण्य का लालच देकर उनकी जमीन चाहता था, और दूसरी तरफ उनके अपने भाई थे जो खून के रिश्ते का वास्ता देकर दबाव बना रहे थे। तरीके भले ही अलग थे, पर दोनों की आंखों में, दोनों की नीयत में काका की वही 15 बीघे जमीन थी। इसीलिए काका की नजरों में दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए थे, दोनों ही धोखेबाज। और देखिए, ये स्लाइड इस धोखे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक ने धर्म का नकाब पहना तो दूसरे ने खून के रिश्ते का, लेकिन नकाब के पीछे चेहरा एक ही था, लालच का। सिर्फ और सिर्फ हरिहर काका की जमीन हड़पने का लालच। अगला सवाल महंत और उसके साथियों के असली चेहरे से पर्दा उठाता है। ठाकुरबाड़ी के लोगों ने काका के साथ किया क्या? उन्होंने धर्म के नाम पर वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। काका को जबरदस्ती अगवा किया गया, उन्हें बांध कर रखा और धोखे से जबरदस्ती उनकी जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए गए। ये भक्ति नहीं थी, ये तो सरासर गुंडागर्दी और अमानवीयता थी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई धार्मिक काम नहीं था, ये धर्म की आड़ में किया गया एक घिनौना अपराध था। अपहरण, कैद और जबरदस्ती ये किसी साधु के लक्षण नहीं, बल्कि एक लालची अपराधी के काम हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जब एक अकेला इंसान इतना कुछ सह रहा था, तो उसका समाज, उसके गांव वाले क्या कर रहे थे? गांव वालों की राय ना इस मामले में पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। एक खेमा कहता था कि भाई जमीन तो ठाकुरबाड़ी को ही मिलनी चाहिए, इससे धर्म बढ़ेगा, पुण्य मिलेगा। तो दूसरा खेमा कहता था कि नहीं, जमीन पर भाइयों का हक है, आखिर खून का रिश्ता है। ये चार्ट उस गांव की दुखद सच्चाई को दिखाता है। 50-50 गांव ठीक बीच से 2 हिस्सों में बंट गया था। आधे लोग अंधी आस्था के पीछे खड़े थे और आधे लोग पारिवारिक मोह के। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे दुख की बात यह थी कि किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि अरे हरिहर काका क्या चाहते हैं। समाज अपनी ही सही गलत की बहस में उलझा रहा और एक बेबस इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया।
अब हम उन सवालों की ओर बढ़ते हैं जहां हमें थोड़ा और गहराई से सोचना होगा। चलिए अब 3 नंबर वाले विश्लेषणात्मक सवालों को समझते हैं। हरिहर काका आखिर में एकदम चुप क्यों हो गए? सोच कर देखिए, जब आपका परिवार और भगवान इन दोनों ही जगहों से विश्वास उठ जाए तो इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? काका अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि ये सारे रिश्ते, ये सारा धर्म सब स्वार्थ का एक खेल है। उनकी जो चुप्पी थी ना, वो उनका दुख नहीं बल्कि इस खोखले समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। काका का मौन सिर्फ उदासी नहीं था, वो एक बहुत शक्तिशाली विरोध था। एक तरह से इस बात का ऐलान था कि उनका विश्वास अब परिवार और धर्म दोनों से हमेशा के लिए उठ चुका है। उनका ये मौन उनके हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार था। ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है। हरिहर काका पढ़े लिखे तो थे नहीं, फिर भी उन्हें दुनिया की इतनी गहरी समझ कैसी थी? इसका जवाब किताबों में नहीं बल्कि उनके तजुर्बे में था। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों का हश्र देखा था कि कैसे जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम करते ही बूढ़े माँ बाप की हालत खराब हो जाती है, कैसे उन्हें अपमानित किया जाता है। बस यही अनुभव उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि काका की समझदारी किताबी नहीं बल्कि असल जिंदगी की थी। उन्होंने जिंदगी के कड़वे सच को देखकर और जीकर सीखा था कि इस दुनिया में जब तक आपके पास संपत्ति है तभी तक सम्मान है। इसी को कहते हैं अनुभव से मिली समझदारी, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नहीं सिखा पाती। और हमारा ये आखिरी सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा सबक हमारे सामने लाता है। ये कहानी हमें रिश्तों के बारे में क्या सिखाती है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे आज के दौर में हमारे रिश्ते स्वार्थ की नींव पर टिके हुए हैं। भाइयों का प्यार तब तक ही था जब तक उन्हें जमीन मिलने की उम्मीद थी, और जैसे ही काका ने मना किया वही प्यार पल भर में नफरत में बदल गया। ये कहानी हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी टिप्स देता हूं जिन्हें अपनाकर आप इन सवालों में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, अपने जवाब में स्वार्थ, अमानवीयता, मौके की तलाश जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरा, जवाब उतना ही लंबा लिखें जितने नंबर का सवाल है। तीसरा, हर जवाब को कहानी के मेन थीम यानी रिश्तों पर स्वार्थ के हावी होने से जरूर जोड़ें। चौथा, अपनी बात को साबित करने के लिए कहानी से उदाहरण दें, जैसे महंत का अपहरण करना या भाइयों का बुरा बर्ताव। और पांचवां, सबसे जरूरी, साफ और सरल भाषा में लिखें। ये तरीके आपको बेहतरीन अंक दिलाएंगे। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, पर आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या सच में संपत्ति रिश्तों से ज्यादा बड़ी होती है? हरिहर काका की कहानी हमें इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस पर जरूर सोचिएगा। Thank you for watching with us. See you next time.